जय हिंद दोस्तों। राज्य सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक है एनसीईआरटी कक्षा 6 क्लास इतिहास। कक्षा 6 इतिहास चैप्टर नंबर 1 क्या कब कहाँ और कैसे। यानी कि टॉपिक है क्या कब कैसे और कहाँ। तो ऑप्शन नंबर इसमें देखिए जो टॉपिक है यह रसीदा का सवाल है। किसका सवाल है? रसीदा का सवाल। रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी जो कि 100 साल पहले का यह लिखा हुआ एक अंकित था और उसी पर उसकी निगाह पड़ी और वह सोचने लगी कि यह कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। यानी कि रसीदा अखबार पढ़ रही थी और अखबार पढ़ते पढ़ते अचानक उसकी नज़र किसी एक टॉपिक पर पड़ी जो कि 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि यह कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले वह सोचने लगी कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। कैसे पता लगाएं। तो यह जानने के लिए कल क्या हुआ था तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। यानी कि लंबे समय की जानकारी प्राप्त करने के लिए कोई ना कोई एक माध्यम चाहिए, जैसे रेडियो का सुनना, टेलीविज़न देखना या फिर अखबार पढ़ना। इस साथ ही यह जानने के लिए पिछले साल क्या हुआ था तुम किसी ऐसे व्यक्ति से भी बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति याद हो। यानी कि पिछले साल क्या हुआ था उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए हम ऐसे व्यक्ति से मिल सकते हैं जिनको उसकी जानकारी के बारे में प्राप्त याद हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जान सकते हैं? लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था इसकी जानकारी कैसे प्राप्त की जा सकती है? तो देखिए सबसे पहले अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत का मतलब होता है बीते हुए समय। यानी कि हमारे इतिहास बीते हुए समय की जानकारी हमें प्राप्त करने के लिए कैसे हम कर सकते हैं कि जानकारी हमें प्राप्त हो। तो देखिए अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह घरों में रहते थे। हम आखेटकों यानी शिकारियों, पशुपालक, कृषक, शासक, व्यापारियों, पुरोहितों यानी कि पंडितों और शिल्पकारों, कलाकार, संगीतकार या फिर वैज्ञानिक के जीवन के बारे में विशेष जानकारी हमें हासिल कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब हुआ कि अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों के यानी शिकारियों के द्वारा, पशुपालकों के द्वारा, कृषकों के द्वारा, शासकों के द्वारा, व्यापारियों के द्वारा, पुरोहितों के द्वारा, शिल्पकारों के द्वारा या कलाकार, संगीतकार या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना सकते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन से गीत गाते थे। यानी कि हमें यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना सकते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन से गीत गाते थे। लोग कहाँ रहते थे? अगला है लोग कहाँ रहते थे। तो कई लाख वर्ष पहले लोग इस नदी के तट पर, कौन सी नदी? नर्मदा नदी के तट पर रह रहे हैं। यानी कि कई लाख वर्ष पहले से लोग नर्मदा नदी घाटी पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोग यानी कि शुरुआती लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक हैं जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित हैं। संपदा यानी कि कई लाख वर्ष पहले से लोग नर्मदा नदी के घाटी पर यानी कि तट पर रह रहे हैं और यहाँ रहने वाले आरंभिक यानी कि शुरू में लोगों से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा यानी कि विशाल वस्तुओं से, पेड़ पौधों से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़, फल और जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट करते थे। आखेट का मतलब होता है शिकार करना। तो जो नर्मदा नदी के तट पर रहने वाले जितने भी लाखों वर्ष पहले से लोग रहने वाले थे, वे अनेक प्रकार के शिकार भी किया करते थे जिससे अपने भोजन, कंदमूल यानी कि जड़, फल तथा जंगल के अन्य उत्पादों से संग्रह किया करते थे।
अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। यानी कि अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। तो इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं, यानी कि उत्तर पश्चिम सुलेमान और किरथर पहाड़ियों में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व, यानी कि लगभग 8000 वर्ष पहले स्त्री पुरुष ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फलों को उपजाना आरंभ किया था। लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों का उपजाना आरंभ किया था। उन्होंने भेड़ बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। वे लोग गांव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। यानी कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना यानी कि खेती करना शुरू किया, और साथ ही साथ उन्होंने भेड़ बकरी गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। तो ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। यानी कि भारत के कुछ ऐसा क्षेत्र है जो उत्तर पूर्व गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ का कुछ ऐसा क्षेत्र है जहाँ सबसे पहले कृषि का विकास हुआ। किसका विकास हुआ? यहाँ सबसे पहले कृषि का विकास हुआ, और साथ ही साथ सबसे पहले उन्होंने चावल का उत्पादन किया। वे स्थान विंध्य के उत्तर पश्चिम में स्थित है। वे स्थान कहाँ थे? विंध्य के उत्तर पश्चिम में स्थित है। तो यहाँ से प्रश्न उठता है कि आज से कितने वर्ष पहले फसलों को उपजाना शुरू हुआ? लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने, यानी कहाँ? कुछ ऐसे स्थान जैसे सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के ऐसे स्थान जहाँ पर लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना शुरू किया। और उन्होंने सबसे पहले, अगर पशु की श्रेणी में देखा जाए तो भेड़ बकरी और गाय जैसे पशुओं को ही पालतू बनाया। और उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाने से पता चलता है कि ऐसे क्षेत्र में सबसे पहले कृषि का विकास हुआ था। किसका विकास हुआ? कृषि का विकास हुआ, जहां सबसे पहले चावल का उत्पादन किया गया था। और यह विंध्य के उत्तर में स्थित है। यह स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है। मानचित्र पर सिंध तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करेंगे। तो सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। तो सहायक नदी वे नदियां जो एक बड़ी नदी में जाकर मिल जाते हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे आरंभिक नगर फले फूले थे। मानचित्र में सिंधु नदी तथा इसकी सहायक नदियां के इन्हीं नदियों के किनारे आरंभिक यानी कि शुरू के नगर 4700 वर्ष लगभग पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे आरंभिक नगर फले फूले यानी कि बसे। गंगा और इसकी सहायक नदियों में के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। कब हुआ? लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। तो इसमें से भी प्रश्न उठता है कि सहायक नदी किसे कहते हैं? तो सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी संख्या में, जो एक बड़ी नदी में क्या होता है? मिल जाती है। और लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे आरंभिक नगर फले फूले। और गंगा और इसकी सहायक नदियों समुद्र तटीय इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। तो गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता था। तो गंगा तथा इसकी सहायक नदियां सोन का पता लगाने से पता चलता है कि प्राचीन काल में मगध, यानी कि जो वर्तमान में बिहार में है, मगध कहाँ है? मगध जो कि वर्तमान में बिहार में है, और इसे प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे। इसके शासक जो थे
मगध के जो शासक थे शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था और देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। यानी कि गंगा के किनारे यानी सोन नदी के किनारे बसी हुई जो प्राचीन काल में यह मगध एक क्षेत्र था जिसे मगध के नाम से, जो वर्तमान में बिहार के नाम से जाना जाता है, और इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्हें एक विशाल राज्य स्थापित किया था और देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। लोगों ने सदैव यानी कि हमेशा उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियाँ, रेगिस्तान, नदी तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। यानी कि लोगों ने सदैव यानी कि हमेशा उपमहाद्वीप के एक ऐसे हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की और कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी यात्रा उनके लिए असंभव नहीं था। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए भी जाती थी। कभी कभी जो सेना थी वह विजय हासिल करने के लिए यानी कि जीतने के लिए कभी कभी दूसरे क्षेत्रों पर भी जाया करती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश से भी यात्रा करते थे। यानी कुछ लोगों को लगता था कि हम अपने स्थान को छोड़ करके कहीं और जाएं और जाने के बाद में एक नए क्षेत्र का हम खोज करें। इसके लिए भी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी जाया करते थे। और साथ ही साथ धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। और कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकता से भी यात्रा की थी। यानी कि इसे खोजने के लिए उत्सुकता मतलब खुशीपूर्वक भी यात्रा की थी। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? तो एक बार फिर से मानचित्र एक को देखिए और पहाड़ियां, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप को प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के अन्य लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके और गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बारे में भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी संस्कृति परंपराओं को समृद्ध किया और कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने लगे। किसको तराशने लगे? पत्थर को तराशने लगे, संगीत रचने तथा यहाँ तक कि भोजन बनाने के लिए नए नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। अगला है देश के नाम। क्या है? देश के नाम। अपने देश के लिए प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। अपने देश के लिए इंडिया तथा प्रायः भारत का प्रयोग करते हैं। और इंडिया शब्द इंडस से निकली है। इंडिया शब्द किससे निकली है? इंडस से निकली है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। इंडिया शब्द इंडस से निकली हुई है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। और अपने एटलस यानी मानचित्र में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 ईसा पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने और ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित
भूमि प्रदेश को इंडिया कहा और भारत नाम का प्रयोग उस पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में मिलता है। यानी कि इंडस शब्द का प्रयोग, जो कि भारत का नाम अन्य प्रयोग जो उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह ने किया था, वह भाषा यह कहाँ मिलती है? कृति ऋग्वेद में भी मिलता है और बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ पर ध्यान दें। यह एक पांडुलिपि ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ है। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था और भोज पेड़ की छाल से बनी एक ऐसी पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हैं। यानी कि आप यहाँ आगे की ओर देख सकते हैं। यही है पांडुलिपि द्वारा लिखी गई यह ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ है। अगला है अतीत के बारे में कैसे जानें। अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त करते हैं। अतीत मतलब होता है बीते हुए समय, जिसकी जानकारी हम कई स्रोतों से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका है अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना। यानी कि हमें प्राचीन भारत में यानी कि अपने अतीत इतिहास की जानकारी अगर प्राप्त करनी है तो उसको प्राप्त करने के लिए हमें सबसे आसान तरीका, पहला तरीका है लिखी हुई यानी कि अतीत में लिखी गई सबसे पहले पुस्तकों को पढ़ना, यानी कि ढूंढना और पढ़ना। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण, यानी कि अतीत में लिखी हुई जो पुस्तक थी वह हाथ से लिखी गई थी। किससे लिखी गई थी? हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती थी, क्योंकि वह हाथ से लिखा गया था। इसलिए पुराने ज़माने के हाथों द्वारा लिखी गई जो पुस्तक थी उसको पांडुलिपि कहते हैं। और अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट स्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनु, जिसका अर्थ हाथ है, से निकला है। और ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़ पत्थरों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नाम के पेड़ की छाल से विशेष तरीकों से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। इतने वर्षों में इनमें से पांडुलिपि को कीड़ों ने खा लिया। यानी कि लंबे समय द्वारा लिखी हुई यह पांडुलिपि जो है, जो कि ताड़ के पत्थरों पर लिखी गई थी, हाथ से लिखी हुई पेपर को पांडुलिपि, यानी कि जो हाथ से लिखा जाता था ताड़ के पत्तों पर, उसको पांडुलिपि के नाम से जाना जाता था। और यह लंबे समय तक रहने के कारण इन्हें कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। यानी कि लंबे समय तक ताड़ के पत्तों पर लिखी हुई जो ताड़ के पत्ता पर लिखी हुई जो पुस्तक थी, यानी कि जो उसका चैप्टर लिखा गया था, वह पांडुलिपि को लंबे समय तक ऐसे ही रह जाने पर उसे कुछ कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध है। फिर भी जो सुरक्षित स्थान पर संग्रहालय में जो रखी गई पुस्तक है, यानी कि पांडुलिपि, वह आज भी उपलब्ध है। प्रायः ये पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती है, यानी कि संग्रहालय में और बड़े बड़े मंदिरों में प्राप्त होती है। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं और व्यवहार, राजाओं के जीवन, औषधियों यानी कि दवा तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। यानी कि वह पांडुलिपि जो लिखी हुई पुस्तक जो थी उसमें धार्मिक मान्यताओं और व्यवहार, राजाओं के जीवन, औषधीय तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी है। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए पुस्तकें मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में है। और प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। यानी कि प्राकृत भाषा का प्रयोग कौन करते थे? आम लोग किया करते थे। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग इन्हें देख सके, पढ़ सके तथा उनका पालन कर सके।
कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं, यानी कि अपने कार्यों के विवरण जो है यह उत्कीर्ण करवाए, यानी कि उसमें अंकित करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा करते थे। लगभग 2250 वर्ष पुराना अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। लगभग 2250 वर्ष पुराना जो अभिलेख है, यह पांडुलिपि अभिलेख है, वो वर्तमान में अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है और यह अभिलेख अशोक नाम के शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। इस शासक के विषय में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगे। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियां अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती है। लिपि किसकी बनी होती है? लिपि होती है यह अक्षर अथवा संकेतों से बनी होती है। लिपि अक्षर तथा संकेतों से बनी होती है। जब हम कुछ बोलते अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं और यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरामेइक नामक दो भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। इसके अतिरिक्त कई अन्य वस्तुएं अतीत से बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है, यानी कि पुराने ज़माने की वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को पुरातत्वविद कहा जाता है। तो पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तन आभूषण तथा सिक्कों से प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती है। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियाओं तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं, यानी कि पुरातत्वविद जो इतिहास की जानकारी प्राप्त करते हैं, उन्होंने जानवर, चिड़िया तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं और इससे यह उन्हें जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। वनस्पति का जो अवशेष है वह बहुत मुश्किल से बच पाता है, लेकिन पशु, मछली, चिड़िया, जानवर और इनकी हड्डियाँ यह लोग खाया नहीं करते हैं। लेकिन इसमें से कुछ ऐसे भाग जो हैं जो कि लंबे समय तक यह सुरक्षित रह सकते हैं, जिनको पुरातत्वविद ढूंढते हैं। क्या करते हैं? ढूंढते हैं, ताकि पुराने ज़माने में लोग क्या खाया करते थे उनकी जानकारी प्राप्त हो सके। यदि अन्न के दानों अथवा लकड़ी के टुकड़ों जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बच जाते हैं, यानी कि जलने के बाद भी ये जले हुए रूप में बच जाते हैं। बाएं तरफ देखें, एक प्राचीन नगर में प्राप्त, यानी कि यह जो है पुरातत्वविद है जो कि प्राचीन नगर में प्राप्त है। इस तरह के पात्रों का, पात्र मतलब होता है बर्तन, पात्र माने क्या होता है? बर्तन। तो यह बर्तन जो है, इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व था। कितना दिन? यानी कि लगभग 4700 वर्ष पूर्व होता था। दाएं एक पुराना चांदी का सिक्का है, यानी कि एक पुराने चांदी का सिक्का तथा इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 ईसा पूर्व में होता था और हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों में यह सिक्का कैसे भिन्न है इसकी जानकारी हम प्राप्त करते हैं। पांडुलिपि अभिलेख तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारी के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? पांडुलिपि अभिलेख तथा पुरातत्वविद, यानी कि पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं।
और इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह है जो इन स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। अगला है अतीत एक या अनेक। अतीत एक या अनेक। तो क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत का अध्ययन दिया, अतीत पर ध्यान दिया है। यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। अतीत का शब्द का प्रयोग जो किया गया है यह बहुवचन शब्द के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूहों के लोगों के लिए अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालक, यानी कि उदाहरण के लिए पशुपालक अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से भिन्न था। यानी कि भिन्न मतलब अलग था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं कि उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर करते हैं। यानी कि अधिकांश, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान है। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद भी भेद है। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं करते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। तिथियों का मतलब, तिथि माने तारीख, इसका मतलब क्या होता है? तो अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगी। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। ईसाई धर्म प्रवर्तक जो है, वर्ष की गणना जो की जाती है यह ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष पहले, 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व, यानी कि जन्म के पहले सभी तिथियां ईसा पूर्व, यानी कि ईसा से पहले के रूप में जानी जाती है। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान में पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। इतिहास और तिथियां। तो अंग्रेजी में बीसी, जो हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व से होता है। यानी कि अंग्रेजी में बीसी शब्द जो है इसका हिंदी में प्रयोग जो करते हैं यह बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा पूर्व होता है। कभी कभी तुम तिथियों से पहले एडी, यानी कि हिंदी में ईस्वी लिखा पाती हो। यह एनो डामिनिस नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। कभी कभी एडी की जगह सीई तथा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसीई का प्रयोग बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में इन सब कैलेंडरों का प्रयोग सामान्य हो गया।
भारत में तिथियों के रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व हुआ था। 200 वर्ष पूर्व शुरू हो गया था। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है, जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट यानी कि वर्तमान से है। जैसा कि हमने पढ़ा अभिलेख कठोर अन्यत्र में दिया है। जैसा कि हमने पढ़ा अभिलेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करवाए जाते हैं। इनमें से कई अभिलेख कई सौ वर्ष पूर्व लिखे गए थे। सभी अभिलेखों में लिपियों और भाषाओं का प्रयोग हुआ है। समय के साथ साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाओं तथा लिपियों में बहुत बदलाव आ चुका है। विद्वान यह कैसे जान पाते हैं कि क्या लिखा था? इसका पता अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने की एक प्रक्रिया द्वारा लगाया जा सकता है। इस प्रकार से अज्ञात लिपि को जानने के लिए एक प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीकी देश मिस्र से मिलती है। लगभग 5000 ईसा वर्ष पूर्व यहाँ राजा रानी रहते थे। मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेटा नाम का एक कस्बा है और यहाँ से एक ऐसा उत्कीर्णित पत्थर मिला है जिस पर एक ही लेख 3 भिन्न भाषाओं तथा लिपियों यूनानी मिस्र लिपि के 2 प्रकारों में है। और कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ते थे। उन्होंने बताया कि यहाँ राजाओं तथा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए। जिसे कारतूस कहा जाता है। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्री संकेतों को अगल बगल रखते हुए मिस्री अक्षरों की समानार्थक ध्वनियों की पहचान की। जैसा कि तुम देख सकते हो, यहाँ एल अक्षर के लिए शेर तथा ए अक्षर के लिए चिड़िया के चित्र बने हैं। एक बार जब उन्होंने यह जान लिया कि विभिन्न अक्षर किसके लिए उपयुक्त है, तो वे आसानी से अभिलेखों को भी पढ़ सकते हैं।